हेलो एवरीवन। सो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ द एंटी डिफेक्शन लॉ। ये एक एवरग्रीन टॉपिक है। यूपीएससी के प्रिपरेशन में आप लोग इसे हर साल पढ़ोगे, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, बिकॉज बहुत सारे स्टेट्स में ये देखा जाता है दैट द एमएलएज दे लीव देयर ओरिजिनल पार्टीज एंड जॉइन सम अदर पार्टी। इस वजह से ये न्यूज़ में हर साल रहता है। ठीक है, तो हम लोग इसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं एंड जैसा कि बाकी वीडियोज़ में भी कोशिश की जा रही है कि आपके पास एक 1 पेजर नोट्स बन जाए इस टॉपिक के, तो वही हम लोग यहाँ पर भी ट्राई करेंगे। ठीक है, 2022 प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था ऑन दिस टॉपिक। वी विल ट्राई टू आंसर इट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। एंड मेंस 2013 में भी एक इस टॉपिक से ही रिलेटेड क्वेश्चन आया था। यहाँ पर हम लोग पहले मेंस के पर्सपेक्टिव से इसका एनालिसिस कर लेंगे और बेसिक्स को समझ लेंगे। एंड यहाँ जो सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में हम लोग फीचर्स को समझेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ के, जिसके थ्रू ये क्वेश्चन बहुत इजीली आंसर किया जा सकता है। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों लाया गया था? ये इसलिए लाया गया था बिकॉज बहुत सारे एमपीज़ एंड एमएलएज दे वर डूइंग एन एक्ट ऑफ फ्लोर क्रॉसिंग, है ना। इसे कहा इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि एक एमपी या एमएलए वो लोग एक्स पार्टी से इलेक्ट होकर के असेंबली में या फिर लोकसभा राज्यसभा में आए हैं, बट आफ्टर बिकमिंग एन एमपी एमएलए वो लोग क्या करते हैं, दे चेंज देयर पार्टीज़, है ना। वो एक्स पार्टी से वाई पार्टी की तरफ चले जाएंगे, या फिर वो लोग जो भी विप है, विप का मतलब होता है जो आपको ऑफिशियली इन अ पार्टी आपको जो बताया जाता है कि किसी भी मैटर पे आप इस तरीके से वोट करो। दीज पीपल दे एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन दैट मैनर। इस वजह से इनका डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया जाता है बाय द चेयरमैन और द स्पीकर ऑफ द हाउस। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इजी है, आपको मेन इसमें पॉइंट्स याद रखना है, वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। डिफेक्शन का सिंपल मतलब है एक्ट ऑफ फ्लोर क्रॉसिंग, या फिर इसे पॉलिटिकल भाषा में हॉर्स ट्रेडिंग या फिर आयाराम गयाराम फिनोमिना भी बोला जाता है। इसे लाया गया था 1985 में बिकॉज एक स्टोरी है दैट एन एम पी ही चेंज्ड हिज पार्टी 2 or 3 times विद इन द स्पैन ऑफ 24 आवर्स। इस वजह से ही ये समझा गया, ज़रूरी समझा गया कि इस तरीके का एक लॉ आए जहाँ से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बन सके, लोगों का ट्रस्ट जो है इन देयर रिप्रेजेंटेटिव्स वो बना रह सके, एंड ये हॉर्स ट्रेडिंग, पॉलिटिकल करप्शन जैसी चीज़ें कम हो जाएं। ठीक है, तो बेसिक्स तो यही है कि एंटी डिफेक्शन लॉ लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और डिफेक्शन होता क्या है, ये हमने समझ लिया। बट इंट्रोडक्शन में वी शुड राइट फ्रॉम दी कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव, एंड आर्टिकल्स को कोट करना इन आंसर्स में ज़रूरी है। अगर आप ये लिखोगे कि डिफेक्शन का मतलब क्या होता है इन योर इंट्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा सिंपलिस्टिक हो जाएगा। अवॉइड डूइंग दैट, राइट सम फैक्ट्स, राइट सम आर्टिकल्स, जो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे 10th शेड्यूल में दिया गया है। ठीक है, ये लाया गया था बाय द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। एंड दो आर्टिकल जो आपको याद रखना है, आर्टिकल 102 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 191, ये सेंट्रल लेवल पे और आर्टिकल 191 स्टेट लेवल पे। इस पूरे प्रोविजंस को कॉम्प्रिहेंसिवली आप बस ये 3 चीज़ें याद रखो, 10th शेड्यूल, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एंड आर्टिकल 102 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 191। सारा कुछ अबाउट दिस लॉ इसमें दिया हुआ है। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके थ्रू आप आंसर्स को इंट्रोड्यूस करो। एंटी डिफेक्शन के बारे में लिखा कहाँ गया है, इस जगह पे लिखा गया है, 10th शेड्यूल, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एंड दीज 2 आर्टिकल्स। फैक्ट्स कवर कर लेते हैं। फैक्ट्स में क्या है हमें याद रखना है, देखो यहाँ पर आप यू कैन कोट एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, लाइक एमपी, जहाँ पर डिफेक्शंस बहुत ज़्यादा हुए थे एंड बहुत ज़्यादा हल्ला हुआ था अबाउट द पार्टीज़ कि एमपीज़ या सॉरी एमएलएज़ को पॉलिटिकल पार्टीज़ खरीद ले रहे हैं एक्सेट्रा। बट उससे बेटर होगा, कंट्रोवर्शियल चीज़ें लिखने से बेटर है दैट यू कोट फैक्ट्स। ठीक है, एडीआर का सर्वे, एडीआर आप बहुत 2-3 वीडियोस में आई हैव कोटेड फैक्ट्स बेस्ड ऑन देयर सर्वे। तो यहाँ पर भी एक एडीआर का सर्वे है दैट बिटवीन 2016 एंड 2020 12 MPs and 45% of the MLAs have done the प्रोसेस ऑफ डिफेक्शन। वो लोगों ने या तो वॉल्टरली अपने
पार्टी के मेंबरशिप को छोड़ दिया, या विप को फॉलो नहीं किया, या फिर एक दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। सो ये नंबर याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये फैक्ट याद रखो, इससे ही आपको अपने आंसर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव दो एंड फैक्ट्स लिखो, ठीक है। अच्छा, एक बार नज़र डाल लेते हैं 2013 के क्वेश्चन में, जिसके बाद हमें ये डायमेंशन, जो नीड वाला डायमेंशन है, वो पढ़ने में आसानी होगी। यहाँ पर पूछा क्या गया था मेंस 2013 में, द रोल ऑफ इंडिविजुअल एमपीज has diminished over the years, and as a result healthy constructive debates on policy issues are not usually witnessed. How far this can be attributed to the anti-defection law, which was legislated but with a different intention? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रोल ऑफ इंडिविजुअल एमपीज कम गया है और डिबेट्स अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं, और इसे हम कितना एट्रीब्यूट कर सकते हैं टू द एंटी डिफेक्शन लॉ विच वॉज लेजिस्लेटेड विद अ डिफरेंट इंटेंशन। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि रोल ऑफ इंडिविजुअल एमपीज क्यों कम गया है और एंटी डिफेक्शन का क्या लेना देना है इस चीज़ से, और हमें ये भी समझना पड़ेगा कि बाकी इश्यूज़ क्या हैं। अब बाकी इश्यूज़ जब हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है हाउ फार दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड, तो यहाँ पर हमें और भी पॉइंट्स लिखने हैं, लाइक जो बिल्स नहीं जा रहे हैं टू द पार्लियामेंट्री कमिटीज़, वो सारे पॉइंट्स लिखने हैं। ऑपोजिशन थोड़ा वीक पड़ जा रहा है, ये सारे पॉइंट्स भी हमें लिखना है। इफ़ यू वांट आई कैन कवर द रोल ऑफ द पार्लियामेंट ओवरऑल इन सम अदर वीडियोज़। आप लोग कमेंट में बताना, इफ़ यू गाइज वांट देन आई विल मेक अ वीडियो सेपरेटली ऑन दैट। बट यहाँ पर हम लोग अभी रिस्ट्रिक्ट करेंगे अपने आप को एंटी डिफेक्शन लॉ में, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके वजह से डिबेट्स क्यों नहीं हो पा रहे हैं पॉलिसी इश्यूज़ में, और इसका इंटेंशन क्या था। ये दो डायमेंशन हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। तो इंटेंशन था क्या, एंटी डिफेक्शन लॉ लाने का इंटेंशन क्या था? वही चीज़ है, नीड है ना, नीड इंटेंशन एक ही बात है। तो ये इसलिए लाया गया था ताकि पार्टी डिसिप्लिन को बढ़ाया जा सके, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट को बढ़ाया जा सके, पब्लिक ट्रस्ट जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला वो मेंटेन किया जा सके, और पॉलिटिकल करप्शन को टैकल किया जा सके। अब ये कैसे होगा? जब आप डिफ़िकल्ट बना दोगे फॉर अ लेजिस्लेटर टू क्रॉस द फ्लोर एंड दूसरे पार्टी को ज्वाइन करना, जब आप उसके लिए डिफ़िकल्ट बना दोगे, तो आप ऑलरेडी पॉलिटिकल करप्शन को टैकल कर रहे हो, बिकॉज आपको पता ही है दैट ऑब्वियसली कुछ मॉनेटरी इंसेंटिव रहता होगा, या फिर आपको बेटर पोस्ट ऑफ़र किया जाता है बाय दी अदर पार्टी। इस वजह से ही फ्लोर क्रॉसिंग का टेंडेंसी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सो अब यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा दैट जब आप जो विप को फॉलो करते हो, जब आप वोटिंग, आपको कहा जा रहा है कि इस इशू पे इस तरीके से वोट करना है, तो आप पार्टी डिसिप्लिन को प्रमोट कर रहे हो, तो वही चीज़ें हैं। और जब आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर रहे हो, तो आपका जो सरकार है वो नहीं गिरेगा, एंड इट विल बी अ स्टेबल गवर्नमेंट। तो सेकंड पॉइंट वहाँ से हो गया। अब पब्लिक ट्रस्ट का पॉइंट क्यों आ जाता है? बिकॉज आपको पब्लिक ने वोट दिया था आपके इंडिविजुअल कैपेबिलिटी पे और आपके पार्टी के आइडियोलॉजी के ऊपर, या फिर आपके पार्टी के इंटेंशंस टूवर्ड्स द पब्लिक के ऊपर। जब आप उस पार्टी को छोड़ रहे हो, देन यू आर लेटिंग गो ऑफ दिस पब्लिक ट्रस्ट। आप आपके ऊपर और आपके पार्टी के ऊपर जो ट्रस्ट दिखाया था पब्लिक ने, आप उसे वैल्यू नहीं कर रहे हो। सो ये समझा गया दैट देयर इज़ अ नीड टू ब्रिंग अ लॉ जिसके वजह से ये सारी चीज़ें इंश्योर हो पाएँ। तो इंटेंशन विच वॉज आस्क्ड इन 2013, इंटेंशन बिहाइंड द एंटी डिफेक्शन लॉ क्या था? वो ये था, ठीक है। बट एंटी डिफेक्शन लॉ आने के बाद भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, इसके बाद भी और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, बट यहाँ पर जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ पर आई हैव ट्राइड टू पुट। देखो, एंटी डिफेक्शन लॉ में आपको, मैंने पहले ही बोला दैट यू विल हैव टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ द विप। आपको वोटिंग वैसे करना पड़ेगा जैसे आपको जो पार्टी के सीनियर्स हैं उन्होंने जिस तरीके से आपको वोट करने कहा, आप उस तरीके से वोट करोगे। तो आपका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आपका जो व्यू पॉइंट है, वो वायलेट हो रहा है। आपका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो चीज़ नलीफाई हो जा रहा है, ठीक है। आप वो नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हो जो आप पर्सनली फील करते हो। सो इट वायलेट्स योर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इट लोअर्स द इनर पार्टी डेमोक्रेसी। इनर पार्टी डेमोक्रेसी कैसे कम होता है? आप लोग अपने में डिस्कस नहीं कर रहे हो, एक सीनियर है वो बोल दे रहा है, जो भी बोला जा रहा है आप लोग सब उस हिसाब से वोटिंग कर दे रहे हो, आप लोग पॉलिसी इश्यूज़ पे डिबेट नहीं कर रहे हो। तो ये दोनों पॉइंट्स जो है ना, इसके वजह से ही डिक्लाइन हो गया है इन डिबेट्स का क्वालिटी। तो ये ही चीज़ हमें पूछा गया था इन 2013, ठीक है। तो जब आप
बस विप को फॉलो कर ले जा रहे हो, आप खुद से सोच नहीं रहे हो उस बारे में, तो आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी वायलेट हो रहा है, तो इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन का रोल कम हो रहा है, इनर पार्टी डेमोक्रेसी भी कम हो रहा है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट उससे नेचुरली फ्लो करता है दैट देयर विल बी अ डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ द पार्लियामेंट्री डिबेट्स। तो आई थिंक 2013 का काफ़ी सारा चीज़ हम लोग इससे समझ पा रहे होंगे, हमें कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं अबाउट हाउ टू राइट दी आंसर, ठीक है। अब जो फोर्थ पॉइंट है ना, इसे बहुत ध्यान से समझना, बिकॉज दिस वॉज अ स्टेटमेंट इन द 2022 का प्रीलिम्स। यहाँ पर ना स्पीकर को या चेयरमैन को डिसाइड करना है कि एक एमपी को डिस्क्वालीफाई कर दो बिकॉज उसने डिफेक्शन किया है, बट कोई टाइम लिमिट नहीं दिया हुआ है। देर इज़ नो टाइम लिमिट दैट इज़ मैंशनड इन द लॉ कि स्पीकर को 3 महीने में डिसाइड करना है, 6 महीने में डिसाइड करना है, 1 साल में डिसाइड करना है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। और ये जो टाइम लिमिट नहीं बताया गया है, इस वजह से कई बार क्या होता है, पॉलिटिकल कैलकुलेशंस के वजह से स्पीकर डिसीजन नहीं देते हैं, है ना। और ये चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था इन द किहोतो होलोहन केस दैट सुप्रीम कोर्ट भी इंटरवीन तब तक नहीं कर सकता जब तक स्पीकर ने अपना डिसीजन नहीं सुना है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है इस लॉ के आने के बाद भी। ये 22 का स्टेटमेंट भी था, हम लोग उसको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो 2-3 चीज़ें हमें समझना है दैट यहाँ पर आप 2/3 मेंबर्स अगर किसी और पार्टी को ज्वाइन कर ले रहे हैं तो वो अलाउड है, बट इंडिविजुअल मेंबर अगर दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर ले रहा है तो वो अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर आप इंडिविजुअल और ग्रुप डिफेक्शन में इरेशनल डिस्टिंक्शन कर रहे हो, आप इंडिविजुअल को नहीं जाने दे रहे हो, बट अगर एक पूरा ग्रुप दूसरे ग्रुप को ज्वाइन कर ले रहा है, दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर ले रहा है, तो वो आप अलाउ कर दे रहे हो। सो दिस इज़ अ इरेशनल डिस्टिंक्शन, ठीक है। उसके साथ साथ देर इज़ नो लाइबिलिटी ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज़। हम लोग जो इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन है, सारा का सारा लाइबिलिटी उसके ऊपर डाल दे रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ गलत किया जिसके वजह से उस इंडिविजुअल ने डिसाइड किया दैट आई वांट टू लीव दिस पार्टी, हम लोग उस मैटर में जा ही नहीं रहे। एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम लोग बिल्कुल भी किसी भी तरीके से लाइबल नहीं घोषित कर रहे हैं इसमें। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। पॉलिटिकल पार्टीज़ तो एकदम हाथ धो ले रहे हैं अपना, कि वो बता ही नहीं रहे कि हाँ कि इस पार्लियामेंटेरियन को प्रॉब्ली कोई इशू होगा विद हाउ द पार्टी इज़ बीइंग रन। वो सारी चीज़ों से हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को हटा दे रहे हैं। एंड हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये कवर किया था दैट शुड दे बी ब्रॉट अंडर आरटीआई, एंड ये हम लोगों ने वहाँ पर एक इशू देखा था दैट इनर पार्टी डेमोक्रेसी है नहीं है ये पता चलेगा जब आरटीआई के अंदर आप लोग आओगे। तो वो भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर भी वो चीज़ का एक और डायमेंशन हम लोग समझ रहे हैं दैट एंटी डिफेक्शन लॉ तो ले आए आप, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपने यहाँ पर भी लायबल नहीं बनाया, तो वो लोग अपना फ्री हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया कि 2/3 मेंबर्स अगर चाहें तो वो लोग मर्ज हो सकते हैं दूसरे के साथ। तो यहाँ पर जब आप ये मर्जर प्रोविज़न इस तरीके का बना रहे हो, सो यू आर फोकसिंग ऑन द नंबर। आप 2/3 है तो ठीक है ना, रीज़न पे तो ध्यान दे ही नहीं रहे हो आप लोग, है ना। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू कि मर्जर, पहले तो मर्जर आप कर ही क्यों रहे हो, आप इंडिविजुअल और मेजॉर ग्रुप डिफेक्शंस को पहले तो आपने इरेशनली डिस्टिंक्शन कर दिया इनके बीच में। और जब आप ये नंबर पे भी ध्यान दे रहे हो, जब आप ग्रुप डिफेक्शन पे भी ध्यान दे रहे हो, तब भी यू आर नॉट कंसर्नड अबाउट द रीज़न, यू आर नॉट कंसर्नड अबाउट द पॉलिटिकल पार्टी, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, आप इन चीज़ों को ज़रूर से लिखो। एक छोटा रिकैप कर लेते हैं अबाउट द चैलेंजेस। इट वायलेट्स द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इट वायलेट्स द इनर पार्टी डेमोक्रेसी, लोअर्स द पार्लियामेंट्री डिबेट्स, नो टाइम लिमिट ऑन द स्पीकर टू डिसाइड कि आप हाँ आपको इस पार्लियामेंटेरियन या फिर इस स्टेट एमएलए को हटा देना चाहिए, डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए बिकॉज ऑफ डिफेक्शन। कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इसको ज़रूर से लिखना आंसर्स में। और ये बाकी तीनों पॉइंट्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इरेशनल डिस्टिंक्शन होना इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिफेक्शन में, लाइबिलिटी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे नहीं डालना कुछ, एंड मर्जर में भी आप रीज़न पे ध्यान नहीं दे रहे हो, नंबर पे ध्यान दे रहे हो। ये सारे इश्यूज निकल के आते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक ये कवर कर लिया कि डिफेक्शन है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव एंड फैक्ट्स जिससे हम लोग अपने आंसर्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, रैशनल क्या था इस लॉ को लाने के पीछे, और लॉ के लाने के बाद भी देर आर इश्यूज़ जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया, ठीक है। अब जो सारे टॉपर्स रेकमेंड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के केसेस लिखो, कमेटी रिकमेंडेशंस लिखो, तो हम लोग थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेते हैं उस टॉपिक को भी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मैटर में, जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने बोला कि दिस इज़ एन एवरग्रीन इशू, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार इसके ऊपर
बहुत सारे जजमेंट सुनाए हैं, बहुत सारे डायरेक्शंस दिए हैं। सो उसी तरीके से एक केस हमने कवर किया कियोतो ओलन केस, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस ये है मेघाचंद्रा केस। इसी को याद रखो आप लोग और इसको कोट ज़रूर से करो। दैट सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि स्पीकर को मत डिसाइड करने दो कि वेदर अ पर्सन शुड बी डिस्क्वालीफाइड और नॉट। एक परमानेंट इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बनाओ और लेट देम डिसाइड द मैटर कि हाँ इस इंडिविजुअल को डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। सो एक परमानेंट इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बनाना चाहिए, और ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने मेघाचंद्रा केस में कहा। कमिटी रिकमेंडेशंस भी इसी लाइन में है, एंड हम लोग 3 कमिटी रिकमेंडेशंस को समझ लेते हैं। पहला तो है दिनेश गोस्वामी कमेटी। वो ये बोलता है दैट द प्रेसिडेंट और गवर्नर शुड डिसाइड ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट और गवर्नर्स भी डिसाइड करते हैं अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज़। तो यहाँ पर दिनेश गोस्वामी कमेटी ने ये ही बोला कि आप उनको ही रिस्पॉन्सिबल ठहराओ कि वो लोग इलेक्शन कमीशन से एडवाइस लें, और स्पीकर को आप फ्री करो, स्पीकर से ये पावर्स ले लो, एंड प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के हाथ में ये पावर आपको दे देना चाहिए। लॉ कमीशन ये बोलता है दैट यू शुड डिलीट द एक्सेप्शंस। जो मर्जर प्रोविजंस हमने पढ़ा ना, जहाँ पर आप इंडिविजुअल और ग्रुप डिफेक्शंस में डिस्टिंक्शन कर रहे हो, आप रीज़न पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो बेटर ये होगा कि आप ये मर्जर प्रोविज़न को पूरे तरीके से हटा दो। तो ये लॉ कमीशन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। हलीम कमेटी भी ये कहता है दैट यू शुड डिफाइन फ्रेजेस लाइक वॉलंटरी गिविंग अप ऑफ मेंबरशिप। हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे दैट जब आप डिफेक्शन कर रहे हो और आपको डिस्क्वालीफाई करना है, तो पहला प्रोविज़न ही है इफ़ यू वॉलंटरीली गिव अप द पार्टी मेंबरशिप। तो हलीम कमेटी वही बोलती है दैट ये जो टर्म्स है ना, ये बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है। वॉलंटरी गिविंग अप, ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं ना, एंड इस वजह से हलीम कमेटी ने बोला है क्लैरिटी लेकर के आओ, इस तरीके के टर्म्स को डिफाइन करो। अब ये एक छोटा सा माइक्रो डायग्राम है, अगर आप चाहो इस तरीके के डायग्राम्स बना सको पेपर में तो बनाने की कोशिश करो। कुछ एवरग्रीन टॉपिक्स लाइक एंटी डिफेक्शन लॉ, कीप देम रेडी। ठीक है, फ्रीक्वेंट डिफेक्शंस होगा तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगा, इट विल लीड टू द लॉस ऑफ ट्रस्ट इन पब्लिक आई एंड फाइनली लीड टू द डिक्लाइन ऑफ डेमोक्रेसी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके का कुछ बनाना है, आप इस तरीके से सोचो, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता है, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, उसी को एक डायग्राम फॉर्म में दिखाने की कोशिश करी गई है। अपने लेवल पे भी बनाने की कोशिश करो आफ्टर रीडिंग टॉपिक्स। अब यहाँ पर जो फाइनल पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पहला दोनों पॉइंट है ना, ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही डायरेक्शंस है दैट यू शुड अप्लाई द विप ओनली इन केसेस वेयर द स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इज इन क्वेश्चन। एग्जांपल, नो कॉन्फिडेंस मोशन। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो रहा है, मनी बिल पास हो रहा है, तभी जाकर के विप लगाओ। हर मैटर में विप लगाओगे तो इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन का रोल कम हो जाएगा, इनर पार्टी डेमोक्रेसी कम हो जाएगा, जो पार्लियामेंट्री डिबेट है उसका क्वालिटी कम हो जाएगा। सो विप को हर केस में मत लगाओ, उन्हीं केसेस में लगाओ जब स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज़ इन क्वेश्चन। साथ ही साथ हमने देखा कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास कोई टाइम लिमिट नहीं है, सो पुट अ 3 मंथ टाइम लिमिट। और लास्टली हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर कुछ भी ओनस है नहीं, तो ओनस लेके आओ, है ना। ओनस शुड बी ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी रिस्पॉन्सिबल ठहराओ ना कि क्यों एक पार्लियामेंटेरियन ये सोच रहा है कि उसे वॉलंटरीली ही सही गिव अप कर देना चाहिए पार्टी मेंबरशिप को, वो विप के अकॉर्डिंग क्यों नहीं एक्ट कर रहा है, और मर्जर और वो क्यों चाह रहा है कि वो दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर ले। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ पे भी कुछ ना कुछ तो हमें ओनस डालना ही चाहिए, तो वो हमारा वे फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक और लाइन जो स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा, जो इनर पार्टी डेमोक्रेसी से ही रिलेटेड है, वो भी यहाँ पे कवर कर लेते हैं दैट द पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स इट कैन नॉट ऑपरेट ऑन डिक्टेटरशिप इनसाइड एंड डेमोक्रेसी आउटसाइड। ठीक है, तो आपको इनर पार्टी डेमोक्रेसी लाना है, बेसिक मतलब यही है इस लाइन का। यहाँ पर पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स अगर आपको चाहिए तो डिक्टेटरशिप आप करोगे अंदर में, जो विप ने बोला वही आपको फॉलो करना है, और आप चाहोगे कि डेमोक्रेसी फ्लरिश करे आउटसाइड ऑफ इट, तो वो नहीं हो सकता। इस वजह से हमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। वी विल कोड द सुप्रीम कोर्ट, वी विल कोड द कमेटी रिकमेंडेशंस एंड द वे फॉरवर्ड में जो भी 2-3 पॉइंट्स लिखे हैं, इसके थ्रू हम लोग जो भी चैलेंजेस हैं इस लॉ के उसको टैकल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रिमेंबर द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव, रिमेंबर द फैक्ट्स। जल्दी से 2 मिनट में इस चीज़ को भी कवर कर लेते हैं दैट अगर प्रीलिम्स में जैसे 2022 में आया था, आपको डायरेक्टली प्रोविजंस के हिसाब से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। सो डिस्क्वालिफिकेशन कब हो सकता है? इफ़ यू वॉलंटरीली गिव अप द पार्टी मेंबरशिप, इफ़ यू वोट और एब्सटेन टू वोट in the house contrary to the directions issued by the political party, and it is not condoned by the party within 15 days,
तो आपको मान लिया जाएगा दैट यू शुड बी डिस्क्वालीफाइड। इंडिपेंडेंट मेंबर हो एंड यू जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड टू द हाउस, तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा क्योंकि आप इंडिपेंडेंट बन के आए थे ना, तो नाउ वाई आर यू जॉइनिंग अ पॉलिटिकल पार्टी। एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स में अगर आपने 6 महीने के बाद, नॉमिनेशन के 6 महीने के बाद कहीं पर ज्वाइन किया, सो यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। ठीक है, कुछ एग्जेम्पशंस हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे स्पीकर को एग्जेम्पशन मिलता है, या फिर जो मर्जर प्रोविजंस हमने पहले पढ़ा कि अगर ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी मर्जर्स विद अनदर पॉलिटिकल पार्टी, तब एग्जेम्पशन रहता है। तो 2 एग्जेम्पशंस होते हैं, एक मर्जर में और एक स्पीकर को, एंड चेयरमैन स्पीकर डिसाइड करता है, ये तो हमने कवर कर ही लिया। सो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें, with reference to the anti-defection law in India, consider the following statement. The law specifies that a nominated legislature cannot join any political party within 6 months of being appointed in the house, appointed to the house. तो ये तो स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। यहाँ पर बल्कि ये कहा जाता है दैट नॉमिनेटेड मेंबर्स को जो करना है उसे 6 महीने में कर लेना है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो गया, ठीक है, यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज़ टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस। तो ये तो सही है, ये तो एक इशू है बहुत बड़ा, तो आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। दिस वाज अ डूएबल क्वेश्चन, एंड ये मेंस वाला क्वेश्चन तो हमने डिस्कस किया, ठीक है, कि रोल ऑफ इंडिविजुअल एमपीज कम गया है। बट आपको यहाँ पर और भी चीज़ें लिखने हैं, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया हाउ फार दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द एंटी डिफेक्शन लॉ। और भी रीजंस जो हमने डिस्कस किए कि पार्लियामेंट्री बिल्स नहीं जा रहे हैं, ऑपोजिशन का रोल कम हो गया है, एक्सपर्ट सपोर्ट नहीं है टू द एमपीज़, उन्हें ये सारे टेक्निकल डिटेल समझ नहीं आता, ये सारा पॉइंट्स भी है। सो अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए, डू लेट मी नो। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, प्रीलिम्स में आया है, मेंस में आया है, प्रीलिम्स में तो रिसेंटली आया है, लास्ट ईयर ही आया है। सो इस वीडियो को ज़रूर से देखना, एंड थैंक यू।